कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। क्या सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि जब भी अपन दो बॉडी को आपस में रब करते, क्लियर है कि नहीं, जब भी दो बॉडी को आपस में रब करते तो एक बॉडी के ऊपर, दोनों बॉडी के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्लियर है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। क्लियर है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दोबारा सुनो, जब भी हम दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। समझे कि नहीं समझे, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कोई डाउट किसी को? तो डेफिनेशन क्या लिखोगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड टुगेदर, जब भी हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, वन लूसेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, एक क्या करेगी बॉडी उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, और वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। एंड अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बॉडी क्या कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर बता देना कि जब भी अपन, वो तो एग्जाम्पल ही हो गया, कोई भी अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी हम तुम लोगों को आगे के लिए, जब भी अपन दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी में, एक बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते। क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, व्हेन वी रब ग्लास रॉड विथ सिल्क, जब भी अपन ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं। क्लियर है कि नहीं, जब भी अपन ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ग्लास हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। समझे कि नहीं समझे। एंड सिल्क गेन्स इलेक्ट्रॉन, बोर्ड पे देखो, एंड सिल्क गेन्स इलेक्ट्रॉन, सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। या फिर आप एबोनाइट रॉड को रब करो बूल के साथ, तो यहाँ पे एबोनाइट रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और बूल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है कि नहीं, ये एग्जाम्पल हो गए। कोई दिक्कत किसी को, एबोनाइट रॉड क्लियर। अब ध्यान से सुनना, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सभी को समझ में आ गई। जब भी दो बॉडी को रब करोगे, जब भी आप दो बॉडी को रब करोगे, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कोई डाउट किसी को, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट देखो, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच substance, the property of a rubbed substance due to which they attract light object, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने रब किया, अब रब करने पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे लाइट ऑब्जेक्ट को, हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पा रहा अपनी तरफ। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, देखो हम बता रहे हैं आगे। अभी इतनी बात क्लियर है कि नहीं। और द सब्सटेंस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ऐसी ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं या फिर चार्ज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रीफाइड बोलेंगे उनको या फिर क्या बोलेंगे, चार्ज्ड बोलेंगे। हमने बोला कोई बॉडी चार्ज्ड है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर प्रॉपर्टी है किसी को अट्रैक्ट करने की या फिर रिपल करने की। क्लियर है। या फिर हमने बोला कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो बॉडी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है कि नहीं सबको। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे इसकी, ठीक है, पेपर में ऑब्जेक्ट में आ सकती, ठीक, बुक में लिखी हुई है इसलिए पढ़ेंगे। यहाँ देखो बोर्ड पे हैप्पी। इन 600 BC, Thales of Miletus observed that when umber is rubbed with fur, it attracts small object like dust pieces of leaves। ध्यान से सुनना, सन 600 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि एक अंबर एक सब्सटेंस होता, अंबर क्या होती, एक रेजन होती। क्लियर है कि नहीं। तो अंबर को जब उन्होंने रब किया, तो अंबर को रब करने से क्या होगा, अंबर को जब उन्होंने फर के साथ रब किया, क्लियर है, तो उन्होंने देखा कि अंबर के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, काय की, अंबर के अंदर छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, बूल वगैरह। क्लियर है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। कैट के जो बाल होते,
बिल्ली के बाल वगैरह हो गए, उसको अपन फर बोल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी अंबर को रब किया फर के साथ, तो उसने क्या किया, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को, लीव्स की छोटी छोटी पत्तियों को क्या कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये किसने ऑब्जर्व किया था? थेल्स ऑफ मिलेटस ने सन 600 बीसी में ऑब्जर्व किया। क्लियर है कि नहीं? फिर 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट आए इंग्लैंड के, उन्होंने देखा कि केवल अंबर ही ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता, अंबर के अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, सल्फर हो गया, जो कि सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते, सेम प्रॉपर्टी को शो करते। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये प्रॉपर्टी किसके अंदर देखी थी? अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी सबसे पहले किसने देखी थी? 600 बीसी में किसने देखी थी? अरसलान। थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखी थी। और थेल्स ऑफ मिलेटस के बाद 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट ने बताया कि केवल अंबर अकेला नहीं है जो कि मतलब छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता, और साथ में कौन है, और साथ में और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, सल्फर हो गया, जो कि सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते, सेम प्रॉपर्टी को शो करते। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे अंबर है क्या? अंबर एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजन है। क्लियर है? फॉसिल फ्यूल का नाम सुना, जो मतलब कई सालों पहले जमीन के नीचे दब गई चीजें। क्लियर है? वो जमीन से कुछ भी निकलता है पुराना। क्लियर है कि नहीं? उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। अब वो जो फॉसिल है तो एक फॉसिल ट्री रेजन है, कई सालों पहले जो रेजन वगैरह जमीन के नीचे दब गई ना, क्लियर है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उस रेजन को अपन बोलते हैं अंबर। क्लियर है? और साथ में कैसे कलर की होती? येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर की होती। क्लियर है कि अलग अलग कलर में पाई जाती। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ये कैसा मटेरियल है? इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और साथ में ये जो अंबर है ना, अंबर को ग्रीक भाषा में क्या बोलते? इलेक्ट्रॉन बोलते। क्या बोलते? ग्रीक भाषा के अंदर अंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हो रही? अट्रैक्शन से हो रही। समझे कि नहीं समझे? और सबसे पहले अट्रैक्शन किस में देखा गया था? अंबर में देखा गया था। और अंबर को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन से ही सारे वर्ड बने। सारे वर्ड कैसे बने? इलेक्ट्रॉन से बने। आप इलेक्ट्रिसिटी वर्ड देख लो। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन देख लो, जो वाला के लिखा है इसमें, है ना, ये ग्रीक भाषा के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखा। क्लियर है? अपन इंग्लिश में सी लिख देते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई ना बात? तो अंबर क्या है? अंबर एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजन है, जो कि ऑरेंज, येलो कलर का, ब्राउन कलर का होता। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। और इस बर्ड को ग्रीक बर्ड के अंदर, ग्रीक भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते, जिससे अपन ने इलेक्ट्रिसिटी बर्ड को बनाया। समझे क्या नहीं समझे? अपन ने अंबर को ग्रीक भाषा के अंदर इलेक्ट्रॉन बोलते, और इसी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अपन ने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन बर्ड को ड्राइव किया। कोई दिक्कत किसी को? तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या हिस्ट्री है इसकी? सबसे पहले 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस ने ऑब्जर्व किया कि अंबर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर अपन अंबर को रब करें फर के साथ, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती, छोटे छोटे पीसेस को, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सन 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट ने देखा कि केवल अंबर ऐसा मटेरियल नहीं है, अंबर के अलावा और भी मटेरियल ऐसे हैं जो कि सेम प्रॉपर्टी को शो करते। क्लियर है कि नहीं? मतलब वो भी अदर ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे अंबर क्या था? अंबर एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजन है, जो कि येलो, ऑरेंज, ब्राउन कलर का होता। क्लियर है कि नहीं? ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। और अंबर को ग्रीक भाषा के अंदर इलेक्ट्रॉन बोलते, और इलेक्ट्रॉन वर्ड से क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? इसलिए अपन क्या बोलते? इलेक्ट्रिसिटी बोलते। कोई डाउट किसी को? समझ गया कि नहीं समझ गए? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता? सारी चीजें याद कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। और इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या करता? एक्सपीरियंस करता। क्लियर है? जब भी उसको अपन इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते। समझे क्या नहीं समझे? जैसे मैग्नेट के केस में क्या होता? सपोज डेट ये एक बार मैग्नेट है। क्लियर? सपोज डेट ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। क्लियर है? अब एक मैग्नेट की क्या होती है? एक फील्ड होती। क्लियर है? अगर इस फील्ड के अंदर आप कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट होगा इससे कि नहीं होगा? समझे क्या नहीं समझे? जैसे मान लो एक छोटा सा आयरन का पीस है, वो यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही तुम उसको थोड़े से पास जैसे तुम यहाँ पे लेके आओगे, वैसे क्या होगा? ये जो मैग्नेट है, इसके फोर्स की वजह से ये इसके पास आ जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं?
तो यहाँ पे जो आयरन का ऑब्जेक्ट था, लोहे का छोटा सा एक पार्टिकल था, उसने क्या किया, फोर्स को एक्सपीरियंस किया। कौन से फोर्स को, अट्रैक्शन के फोर्स को। समझे कि नहीं समझे। सिमिलरली जब भी अपन किसी भी इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक चार्ज को लेके जाते, वो चार्ज भी क्या करता, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता। क्लियर है कि नहीं। इसी फोर्स को अपन क्या बोलते, इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, जब भी उसको अपन इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। आगे सुनो, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई भी डायरेक्शन, यहाँ पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। समझेगा नहीं समझे। साथ में इसकी एसआई यूनिट क्या होती, कूलम होती। क्लियर है, डेनोटेड बाय सी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एक तुम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, बोर्ड पर देखो, क्लास 10th के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू, नहीं ओम्स लॉ नहीं, ये एक फॉर्मूला था करंट का, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। समझे कि नहीं समझे। तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा, आई और टी का मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। समझे क्या नहीं समझे, समझ गए कि नहीं। तो पेपर में आया डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट इट्स एसआई यूनिट, तो लिख दोगे, बात नहीं करो। पेपर में आया डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड राइट्स इट्स एसआई यूनिट, तो लिख लोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस a force of attraction or repulsion when placed in an electric or magnetic field। क्लियर है। आगे ना बात समझ में, इसकी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती, कूलम होती। डेफिनेशन आती है ना, तो उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता सब कुछ लिखना पड़ता अपन को, ऐसा यूनिट, ठीक है ना। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में क्या लिखेंगे अपन इसमें कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। क्लियर है सबको, कोई डाउट। ठीक है, अब पेपर में आएगा आपसे वन कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करो। अब वन कूलम चार्ज की हम आगे एक और डेफिनेशन बताएंगे, पेपर में आपको वो लिखनी है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से भी आप एक डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर, फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम करंट ले लें, आई की वैल्यू ले लें 1 एम्पेयर, टाइम ले लें 1 सेकेंड, तो 1 बन जा 1, और ये है तो चार्ज, तो यूनिट क्या आएगी, कूलम। तो 1 कूलम चार्ज किसको बोलेंगे, जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो 1 सेकंड में। क्लियर है कि नहीं। आप 1 कूलम किसको बोलोगे, 1 कूलम किसको बोलोगे, जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो 1 सेकंड के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, बन गई डेफिनेशन। क्लियर है, फॉर्मूले से बना लिया करो। डेफिनेशन क्या लिखोगे, 1 कूलम चार्ज इट्स, देखो द चार्ज व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर वायर इन 1 सेकंड। अगर किसी भी कंडक्टर वायर में से 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा 1 सेकंड के अंदर, तो क्या बोलोगे उसको, 1 कूलम बोलोगे। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो 1 कूलम हो गया। इसके बाद देखो, ये कुछ बातें याद कर लेना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, प्रोटॉन का मास भी कर लेना, बता देंगे हम आगे। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ने से पहले पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको बोलते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻28 kg। उसमें लिखा नहीं है, हम लिख देंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसे क्या बोलोगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलोगे। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। अगर चार्ज की स्टडी आप कर रहे हैं कहाँ पर, रेस्ट में, चार्ज रेस्ट में है, आप उस टाइम पे उसकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने बोल दिया कि सर एक यहाँ पे चार्ज प्लेज है, यहाँ पे हम एक और चार्ज लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, या अट्रैक्शन लगेगा, या रिपल्सन लगेगा। आप यहाँ पे चार्ज रेस्ट में है ना, तो अगर रेस्ट में अगर किसी चार्ज की आप स्टडी करोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझे कि नहीं समझे। और इसको अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर चार्ज मोशन में है तो क्या बोलोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अगर मोशन में है, उस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं चार्ज की, तो क्या बोलोगे,
क्या बोलोगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है कि नहीं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट मोशन। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, तो एप्लीकेशन देख लेना इसकी, इतनी खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ लेना, इनको देख लेना, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इनसे। एयर प्यूरीफायर के अंदर यूज करते, फोटो कॉपियर मशीन प्रिंटर के अंदर यूज करते। क्लियर है? आगे सुनो, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडामेंटल लॉ क्या है, ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से लॉ है, आप लोगों को पहले से पता है कि लाइक चार्ज क्या होते। लाइक चार्ज मतलब जो एक जैसे चार्ज होते वो क्या करते हैं, हमेशा रिपल करते, और जो अनलाइक या फिर अपोजिट चार्ज होते वो क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते। इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करते, हमेशा हमेशा रिपल करते, और अनलाइक चार्ज अपोजिट चार्ज क्या करते, हमेशा क्या करते, अट्रैक्ट करते। ठीक है, ठीक है। अब पेपर में आ सकता है बिटरस चार्ज और रेजिनस चार्ज किसको बोलते। तो आज से 100 साल पहले चार्ल्स ड्यू फे, फ्रांस के एक, है ना, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो केवल दो प्रकार का होता है। समझे कि नहीं समझे? उन्होंने चार्ज के ऊपर स्टडी करी 100 साल पहले, उन्होंने बताया कि जो चार्ज है ना, चार्ज केवल दो प्रकार का होता। कितने प्रकार का होता? एक चार्ज को उन्होंने नाम दिया बिटरस चार्ज, और दूसरे चार्ज को उन्होंने नाम दिया रेजिनस चार्ज। क्लियर है? एक चार्ज को नाम क्या दिया, बिटरस चार्ज, और दूसरे चार्ज को नाम क्या दिया, रेजिनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं? उन्होंने बोला कि जब भी अपन ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, बात नहीं करो अनुराग, जब भी अपन ग्लास रॉड को रब करते हैं किसके साथ, सिल्क के साथ, तो जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आता उसको उन्होंने बोला बिटरस चार्ज। क्या बोला? अब उन्होंने ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आने वाला चार्ज है उसको उन्होंने बिटरस चार्ज क्यों बोला, क्योंकि ग्लास को लैटिन भाषा के अंदर क्या बोलते, बिटरम। क्या बोलते, बिटरम। कोई डाउट किसी को? अब बिटरम का मतलब क्या होता, ग्लास होता। तो और जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आ रहा है उसको उन्होंने क्या बोल दिया, इस वजह से बिटरस चार्ज बोल दिया। समझे क्या नहीं समझे? उसके बाद उन्होंने बोला कि जब भी अपन अंबर को रब करेंगे बूल के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अंबर के ऊपर चार्ज आएगा, अंबर क्या है, रेजिन है, तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया, रेजिनस चार्ज। क्या बोल दिया, रेजिनस चार्ज। कोई डाउट किसी को? तो उन्होंने बोला केवल और केवल दुनिया में दो प्रकार के चार्ज होते, एक होता है बिटरस चार्ज, और एक क्या था, एक कौन सा चार्ज होता, रेजिनस चार्ज। समझे क्या नहीं समझे? बिटरस चार्ज, एक कौन सा चार्ज होता है, बिटरस, और एक कैसा होता है, रेजिना। बिटरस मतलब जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आएगा उसे क्या बोलोगे, बिटरस चार्ज, और जो रेजिन अंबर के ऊपर चार्ज आएगा उसे क्या बोलोगे, रेजिनस चार्ज। समझे क्या नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब आगे 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने बताया कि चार्ज को अपन बिटरस और रेजिनस ना बोलो। उन्होंने क्या बोला कि चार्ज को अपन बिटरस और रेजिनस ना बोलो, क्या बोलेंगे इनको अपन, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि चार्ज को अपन केवल दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, अपन बिटरस रेजिनस ना बोल के क्या बोलो उसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्लास के ऊपर जो चार्ज आ रहा मतलब जो बिटरस चार्ज है उसको उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव, और जो अंबर के ऊपर चार्ज आ रहा उसे क्या बोला उन्होंने, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? आगे ना बात समझ में? तो बिटरस चार्ज को आगे चल के पॉजिटिव चार्ज बोला गया, और रेजिनस चार्ज को क्या बोला गया, नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे एक टेबल दी गई, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि यहाँ पर कॉलम ए में लिखा है पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंस, कि अगर तुम ग्लास रॉड को रब करोगे सिल्क के साथ तो सिल्क हमेशा होगा नेगेटिवली चार्ज, और ग्लास रॉड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जो कि टेबल क्या बताती है, तो भैया कौन सा वाला चार्ज, मतलब किस सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर आपने कैट स्किन को इबोनाइट रॉड के साथ रब किया तो कैट स्किन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इबोनाइट रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। समझे कि नहीं समझे? इस साइड जो लिखा है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, उस साइड जो आएगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती। ठीक है, तो हमने शुरुआत में बताया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती। जब भी अपन नींद आ रही का तुम्हें, साहिल? नींद आ रही? अब ऐसी स्पीड चल रहे हैं मैं, समझे कि नहीं? हफ्ते भर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
मुझे इसको समझ में नहीं आया, एक बार यहाँ पर तो सबको समझ में आ ही आता, आता कि नहीं आता? घर पे जाके भूल जाते तुम लोग, भूलते नहीं हो, घर पे जाके पढ़ते ही नहीं हो, पहली बात घर पे जाके बुक को खोलते नहीं हो कि सर ने क्या लिखवाया था, एक बार हम इसको दोबारा रिपीट करके देख के लिख लें, नहीं। समझ में आ गया था कोचिंग में, अगले दिन आएंगे बोलेंगे कल सर सर यहाँ पे तो समझ में आ रहा था, घर पे नहीं आ रहा समझ में। घर पे जाके वीडियो देख लेना सो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है? तो देखो, जब भी एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम, यहाँ पे जो इसकी एटॉमिक थ्योरी है ये क्या बोलती है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ये क्या बोलती कि हमेशा हर मैटर किससे बना? एटम से बना। और एटम कैसे बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना। क्लियर है कि नहीं? और जो इलेक्ट्रॉन होते वो लास्ट वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते, और जब भी अपन दो बॉडी को रब करते तो जो लास्ट वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते, जो लास्ट वाली ऑर्बिट में होते वो दूर होते, तो उनके ऊपर कम फोर्स लग रहा होता, तो वो ट्रांसफर हो जाते एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और एक बॉडी हो जाती पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी कैसी हो जाती? नेगेटिवली चार्ज। इसी को अपन क्या बोलते? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट किसी को? तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहीं पर प्रोटॉन है, ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये इसकी सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये इसकी मान लो थर्ड ऑर्बिट हो गई। ये बना दिया हमने मान लो सोडियम का एटम। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कितने होंगे? 8 होंगे। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। अब ध्यान से सुनना, जो वाले इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का। तो ये आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ी है, एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे अब बचा कौन? ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो इसके ऊपर इतना फोर्स नहीं लगेगा जितना फोर्स इनके ऊपर लग रहा। क्लियर है? तो ये वाले जो लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होते, जब भी अपन दो बॉडी को रब करते तो ये ट्रांसफर हो जाते एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। समझे कि नहीं समझे? जब भी आप दो बॉडी को आपस में रब करोगे तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट? ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते। समझ गए कि नहीं? देव समझ में आ गया? कहाँ खोए हुए हो तुम? यहीं पे देख रहा है? देखना नहीं है, समझने भी है। देखो यहाँ पे, क्लियर? अब बात करेंगे वर्क फंक्शन की। ये बात क्लियर हो गई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब बात करेंगे किसकी? वर्क फंक्शन क्या होता? वर्क फंक्शन क्या होता? किसी भी एक सब्सटेंस में से, किसी भी मटेरियल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको कितनी एनर्जी का यूज कर रहा है आप? क्लियर? कितना वर्क कर रहा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मटेरियल। क्लियर है? कोई भी मटेरियल है, क्लियर, जैसे मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी की सरफेस से तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, क्लियर है कि नहीं? तो वहां पे तुमने कितनी एनर्जी यूज करी, उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक बॉडी में से, बॉडी की सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देना पड़ रही है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? वर्क फंक्शन बोलोगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, इसको आप क्या बोलोगे? वर्क फंक्शन बोलोगे। समझे क्या नहीं? अब बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और जिन सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। समझ गए? यहाँ देखो बोर्ड पे, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो कंडक्टर किसको बोलोगे? जिन सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उन सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उनको आप क्या बोलोगे? इंसुलेटर बोलोगे। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गई ना बात? बोलो क्या कह रहे? ठीक है। अब है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको अपन यूज करते हैं काय के लिए? बोर्ड पर देखो, इट इज अ डिवाइस यूज, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज और आइडेंटिफाइंग इट्स पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब होता है कोई भी चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलरिटी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो वो कह रहे हैं कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज,
किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, समझे क्या नहीं समझे, किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको अपन डिटेक्ट किससे कर सकते, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से अपन क्या कर सकते, किसी भी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका अपन पता लगा सकते, समझे क्या नहीं, और साथ में आइडेंटिफाई कर सकते कि वो चार्ज पॉजिटिव है कि वो चार्ज नेगेटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे क्या नहीं समझे। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका अपन यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि अपन जिस बॉडी को चेक कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है, अगर चार्ज है तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका अपन यूज करते हैं, हाँ पेपर में डायग्राम नहीं, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना। लेकिन ये होती है मेटल डिस्क, क्या होती, ठीक है, यहाँ पे होती है गोल्ड फॉयल, है ना, गोल्ड लीफ, सोने की बिल्कुल पतली सी क्या होती, लेयर होती, पत्ती होती, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आपको मान लो एक बॉडी है, उसके ऊपर आपको पता करना है कि उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो अपन क्या करेंगे, उस बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे, क्लियर, बात नहीं करो, ठीक है, और मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। अपन को जिस बॉडी के ऊपर पता लगाना है कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, उस बॉडी के ऊपर ऊपर की जो मेटल डिस्क है ना, उस वाली बॉडी को इससे टच करेंगे, क्लियर है। जैसे ही आप उस बॉडी को इसमें टच करोगे तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज मेटल वाली डिस्क से कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, क्लियर है। मेटल में तो सब जगह चार्ज फैलेगा, क्योंकि मेटल कैसा होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करके आ जाएगा इस वाली गोल्ड लीफ के ऊपर, समझे क्या नहीं समझे। ध्यान से सुनना, अब ये जो पत्ती है बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा थिन है, अब जैसे ही इसकी, अभी ये बिल्कुल ऐसी बंद है, अब जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आएगा तो इस वाली पत्ती के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाली पत्ती के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये पत्ती इस प्रकार से खुल जाएगी, समझेगा नहीं। अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा तो अपन समझ जाएंगे कि अपन ने जिस बॉडी को टच करा उसके ऊपर चार्ज था, समझेगा नहीं समझे। अगर ये थोड़ी सी भी पत्ती ऐसी खुल गई तो अपन क्या समझ जाएंगे कि इस वाली बॉडी के ऊपर चार्ज था, समझे क्या नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। तो पहले तो अपन ने पता लगा लिया, पहले तो अपन ने पता लगा लिया कि बॉडी के ऊपर चार्ज है कि नहीं, क्लियर है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके अपन पता लगा सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है। अब वो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा, तो अपन क्या करेंगे, पहले से इसको चार्ज करके रखेंगे, समझे क्या नहीं समझे। पहले से मान लो अपन ने इसको चार्ज कर लिया, अब पहले से अपन को पता है कि पहले से गोल्ड लीफ के पास कैसा चार्ज है, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है। और मान लो आप एक अननोन बॉडी को लेके आए, आपको पता नहीं है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, ठीक है। अब अगर उस वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पहले यहाँ पे प्लस प्लस का पहले से था, अब तुम जैसे ही इसको टच करोगे तो प्लस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले पत्ती इतनी खुली थी, अब चार्ज बढ़ गया तो रिपल्सन भी बढ़ेगा, तो पत्ती और ज्यादा खुल जाएगी। तो अगर एंगल बढ़ा, पहले से पॉजिटिव चार्ज था और एंगल बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब उस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, मान लो यहाँ पे माइनस 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 का होता, क्लियर, तो वहां पे क्या होता, कुछ माइनस आके इसके कुछ इससे वाले कुछ प्लस को बैलेंस कर देते, क्लियर है कि नहीं। तो पहले जो कुछ प्लस चार्ज कुछ माइनस चार्ज को न्यूट्रल करेगा तो चार्ज कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये इतनी खुली थी, क्या हो जाएगा, चार्ज कम होगा तो वहां पर रिपल्सन भी कम हो जाएगा और ये पत्ती ऐसी बंद हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे अगर एंगल कम हुआ, पहले पॉजिटिव था तो ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, समझे क्या नहीं समझे। कोई डाउट किसी को, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, समझ में आ गई बात। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इसकी हेल्प से अपन पता लगा सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है
क्या नहीं है, और चार्ज है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जी अपन हम बता दे रहे हैं, आज पढ़ेंगे इसको अपन कल, क्योंकि आज अपन ने बहुत सारा पढ़ लिया। क्लियर? तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी, 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती। सबसे पहले क्या होती? एडिटिविटी। चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती? एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड क्या होती? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी अपन कल देखेंगे इसकी, इसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।